हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 13 है और इसमें आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए मैं डायरेक्ट पढ़ाई से रिलेटेड ही बात करना चाहता हूँ, फालतू बात करके आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका टाइम ये लास्ट के 2-2.5 महीने बहुत ज़्यादा कीमती है अगर आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो है हमारा वो है ईच स्टूडेंट, अगर यहाँ एस होता तो गलती होती, ये इस टाइम सही है। एंड ईच टीचर, यहाँ एस होता तो गलती होती, फिलहाल ये सही है। अब ईच और ईच और जुड़ जाए 2-3 बार 4 बार, लेकिन ईच प्लस सिंगुलर नाउन एंड ईच प्लस सिंगुलर नाउन से बना हुआ एक कंप्लीट सब्जेक्ट सिंगुलर ही होता है। तो आप इसके साथ कीप में लग रहा हो आपको अगर, तो डज लगाना ज़रूरी है। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? 10। 1 नंबर मिल जाएगा आपको इसके लिए। एक बात और, प्रत्येक छात्र और प्रत्येक अध्यापक कीप्स, ये हिज बहुत बढ़िया है। अगर यहाँ देयर होता तो 1 नंबर की गलती होती, क्योंकि यहाँ प्रत्येक छात्र और प्रत्येक अध्यापक की प्रत्येक की एक की बात चल रही है। हर लगा करके ये दिखाना चाहते हैं कि इनमें लड़के हों तो उनके लिए हिज आ जाएगा, लड़कियां हुई इनमें से तो हर आ जाएगा। ये सही है, हिज और हर। एक बात और, क्या सर यहाँ पे अकेला हिज होता तो चल जाता? चल जाता, कोई गलती नहीं होती। हर होता तो चल जाता, कोई गलती नहीं होती, ज़्यादा बढ़िया हिज होता। लेकिन देयर नहीं आ पाता यहाँ पे। बात आती है सर दोनों को लगा दिया तो क्या ज़्यादा बेहतर है? वो तो जाहिर सी बात है ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं भी बोलता हूँ कई बार कि अगर आप तैयारी कर रहे हो और ऐसा नहीं करती हो या नहीं करते हो, मैं बोलता हूँ करती है करते हो, यानी कि लड़की लड़के दोनों स्टूडेंट हो सकते हैं, तो ऐसी ये है। तो आंसर देखें आप इसमें, क्वेश्चन नंबर पहले का जो है वो कीप्स हो जाएगा। बी पार्ट में गलती है थोड़ी, चलो उससे कुछ नहीं हो रहा, गलती सी पार्ट में है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। रिसिंड, इसका मतलब होता है बच्चों निरस्त करना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पावर आपके लिए लाई जा रही है, इस पर आप ध्यान दें। सिनोनियम की बात करूं अगर रिसिंड के, तो बन जाएगा रिवॉक, बन जाएगा कैंसिल, बन जाएगा इसमें आपके लिए और भी कई सारे होते हैं, जैसे कैंसिल के लिए, रिवोक के लिए एक शब्द और बन जाएगा एनल, ये भी वही होता है। तो इसका जो सिनोनियम है हमारा वो तीसरा बन जाएगा। रिटर्न की हिंदी वापस लौटना, रिवर्ड का मतलब भी यही होता है, वापस आना, वापस जाना, तो ये इसका सिनोनियम है। रिमाइंड की हिंदी होती याद दिलाना। रिमाइंड के बारे में आपको बता दूं, अगर रिमाइंड के बाद में कोई मेन वर्ब हुआ करे तो फर्स्ट फॉर्म लगाया करो और प्रीपोजिशन टू। ध्यान रखना बच्चों को ऑफ की आदत होती है, लेकिन टू आएगा अगर मेन वर्ब हुई। और अगर आपको लगे कि इसके बाद में नाउन वगैरह है तो फिर ऑफ आता है, ठीक है ना। चलिए फिलहाल दूसरे का आंसर तीसरा है। अच्छा, अगर बात आए इसका सर एक एंटोनियम भी लिख दो, तो एक एंटोनियम इसका है एनैक्ट, सॉरी, एक इसका एंटोनियम है एनैक्ट, यानी कि लागू कर देना, नियम को शुरू कर देना, ये इसका मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटरी होता है बच्चों अल्पकालिक या क्षणिक। तो ट्रांजिटरी के सिनोनियम जो होंगे हमारे वो बन जाएंगे ट्रांजिएंट, या शॉर्ट लिव्ड, या टेम्परेरी, या एफेमरल, या शॉर्ट टर्म, ये सब इसके सिनोनियम है। अच्छा, अगर इसके एंटोनियम की बात करें
तो एंटोनियम होगा इसका परमानेंट, एंटोनियम होगा इसका लास्टिंग, लंबे समय तक टिकने वाला। इसका सिनोनियम बन जाएगा बच्चों लॉन्ग लिव्ड, जो लंबे समय रहेगा। हमसे पूछा है इन्होंने सिनोनियम, तो आंसर बन जाएगा टेम्परेरी। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड हो गया, जिसकी उम्मीद ना की हो, कुछ ऐसी अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। पनिशेबल होता है सज़ा के लायक। अगर कहीं ऐसा मिले ना कि ड्राइविंग विदाउट सीट बेल्ट, राइडिंग विदाउट हेलमेट इज ए, और आगे लिखा है ऑफेंस, तो पनिश होगा, पनिश्ड होगा, पनिशिंग होगा, लेकिन पनिशेबल होगा वो, पनिशेबल ऑफेंस, सज़ा के लायक। ठीक है, फिलहाल तीसरे का आंसर जो है हमारा वो पहला है, ये तो एंटोनियम है, अगर एंटोनियम पूछते तो। क्वेश्चन नंबर 4, एवरी वन। मैंने अभी पीछे आपको इसके बारे में बताया था कि एवरी वन दो है हमारे पास, एक मिला हुआ और एक अलग। मैं तो आपको बता रहा था कि अगर अकेला स्टैंड करे फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो तो ये लगाया करो, लेकिन अगर आपको लगे ऑफ था फिर नाउन या प्रोनाउन कुछ था फिर हेल्पिंग वर्ब थी। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब दोनों की सिंगुलर आएगी, लेकिन ये एवरीवन अलग अलग आएगा जब ऑफ के साथ हो। इनमें से प्रत्येक तो एवरी वन और प्रत्येक तो एवरीवन। अब वो सही लिखा हुआ है इस टाइम, एवरीवन ऑफ द एम्प्लॉइज, एस सही लगा हुआ। इन आवर यूनिट, हमारे कर्मचारियों में से प्रत्येक कर्मचारी ये इच्छा करता है, बहुत बढ़िया लगा हुआ है। नाउन प्लूरल आता है इसके बाद में, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है। टू हैव, कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ हैज कर दो, टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, यहाँ डज़ तो गया, लेकिन ये देयर नहीं आएगा बल्कि यहाँ हिज आएगा, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा वो मुख्य ये है, वो नहीं है, उनमें से प्रत्येक की बात चल रही है। तो हमारे कर्मचारी जो है यूनिट में, उनमें से प्रत्येक की इच्छा होती है टू हैव हिज ऑन कन्वेंस, यानी कि आपको बता ही चुका हूँ पहले, मैं 2-3 बार आ गया, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कन्वेंस, लाने ले जाने का जो काम होता, खर्चा होता, चीज़ें होती उन्हें बोलते हैं। तो बच्चों हमारा जो आंसर है, एक गलती यहाँ भी हो सकती है, डज हटा दे तो, अगर एक गलती यहाँ हो सकती है अगर प्लूरल ना करके सिंगुलर कर दे। एक्चुअल में गलती देयर हटा के हिज करने की है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो कि सर सब्जेक्ट सिंगुलर हैव कर दो, तो ये टू के बाद है बच्चों, ये सही है बिल्कुल। तो आंसर जो है हमारा वो कौन से पार्ट में हो जाएगा, डी, यानी कि इसमें डी, ये देखना हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द ऑडियंस हैव गिवन, ये ऑडियंस हो या आपको लगे ज्यूरी है या आपको लगे कमेटी है या आपको लगे पार्लियामेंट है, संसद, ये दो काम करते हैं। ये सिंगुलर होते हैं, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है जब ये एक मत हो, सहमत हो। ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ले लेंगे और ये हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लेंगे अगर ये असहमत हो, अगर इनमें नाराजगी हो। अब आपको अपने सेंटेंस को देख करके ये फैसला लेना है कि यार मेरे सेंटेंस में ज्यूरी, कमेटी जो सब्जेक्ट बनाए गए हैं, ये किसी बात को लेकर अगर सहमत हैं, एक मत हैं, इनमें नाराज़गी नहीं है, फैसला दे रहे हैं, हमेशा सिंगुलर। और जब आपको लगे कि सर इनके साथ तो मैंने देखा तो नाराज़गी थी, इनमें असहमत थे, ये लोग एक दूसरे से नाराज़ थे, फैसला नहीं ले पा रहे थे, तो फिर ये प्लूरल होगा। अब आपसे मेरा सवाल है, द ऑडियंस, अच्छा एक बात और, जब ये सिंगुलर होंगे तो इनके लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट बनेगा। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या बनेगा, इट। जब ये प्लूरल होंगे असहमत होकर के तो इनके लिए सब्जेक्ट क्या बनेगा, दे। चलो वापस आ जाओ।
द ऑडियंस हैव गिवन देयर अप्रूवल, अप्रूवल होती सहमति, यानी कि जो ऑडियंस है उसने अपनी सहमति दे दी, और जब सहमत हो गए, हैव का हैज करो और सॉरी और देयर का इट्स करो आप, क्योंकि इनके साथ पॉजेसिव केस भी सिंगुलर ही चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन टेक भी सिंगुलर आएगा इनका। अगर कोई इसका क्वेश्चन टेक मुझसे पूछना चाहे तो मैं इसका क्वेश्चन टेक बना दूंगा बच्चों, हैजंट और इट, ये क्वेश्चन टेक बना दूंगा मैं इसका, हैजंट इट। तो सवाल सुने, द ऑडियंस हैज गिवन इट्स अप्रूवल टू द परफॉर्मेंस ऑफ द आवर डांसर्स। थोड़ा इसे स्पेस कर देना, लोग ऐसे टाइप हो गया बच्चे से। तो जो ऑडियंस है उसने अपनी सहमति दे दी कि वो हमारे डांसर्स की परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं। आंसर नेक्स्ट। एटाइमोलॉजी, एटाइमोलॉजी होती है बच्चों शब्द व्युत्पत्ति, शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान, एटाइमोलॉजी। तो इसके लिए आंसर आएगा वर्ड डेरिवेशंस। इसका एक ये भी है, द साइंस ऑफ द हिस्ट्री एंड डेरिवेशन, डेरिवेशन का मतलब शब्द कैसे कैसे बन के तैयार होते हैं, कैसे बने होंगे, ऑफ वर्ड्स, ये भी इसका मतलब है। तो जब इतिहास जानना हो शब्दों का या वो कैसे बने, तो वो जो काम होता है वो एटाइमोलॉजी में होता है। आंसर तीसरा है, वन वर्ड था ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए गुड ट्री ब्लैंक गुड फ्रूट, गुड फ्रूट ऑप्शन देखें अगर इसके, तो ऑप्शन ये रहे हमारे पास, सबके मीनिंग देख लो आप। इसका मतलब होता है पैदावार करना, इसका एक मतलब जन्म देना भी होता है बच्चों, जन्म देना। कोई माँ ब्रिंग फोर्थ ए चाइल्ड कर सकती है, ब्रिंग फोर्थ ए चाइल्ड भी कर सकती है, ध्यान रखना, और ब्रिंग फोर्थ फ्रूट भी हो जाता है। आंसर तो मेरा यही हो गया, एक अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है। ब्रिंग इन की हिंदी अगर करें आप तो इसका मतलब जो है आपके लिए सीखना भी होता है। कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, कुछ और मीनिंग भी हो सकते हैं। ब्रिंग आउट का मतलब भी लगभग ऐसी ही है, जानकारी निकाल के लाना, जानकारी निकालना, हमारा मेन काम तो वही था। ब्रिंग अवे का जो मतलब होता है हमारा, वो होता है दूर हटाना या दूर हटना किसी चीज़ से। फिलहाल मेरा जो आंसर है वो पहला है, इसका ध्यान रखना, अच्छा शब्द है। तो एक अच्छा पेड़ जो है वो अच्छे फल देता है, ऐसी आ सकता है कि हिज मदर ब्रिंग्स फॉर्थ ए सेकेंड चाइल्ड, उसकी माँ ने दूसरे बच्चों को जन्म दिया। आंसर बन जाएगा हमारा ब्रिंग फॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, ACCOMMODATION, सही है। ENDAE गलत है, EA होता, ENDEAVOUR ये होता प्रयास। इसका सिनोनियम आपको जरूर पता होना चाहिए, एक होता अटेम्प्ट, एक होता है इसका एफर्ट, ये इसके सिनोनियम में, ध्यान रखना। आंसर यही होगा हमारा। डॉक्यूमेंटेशन बढ़िया है। अच्छा, आप सोचते होंगे सर डॉक्यूमेंट्स में और डॉक्यूमेंटेशन में क्या फ़र्क है? जो पेपर आपके हाथ में होते हैं डॉक्यूमेंट फिजिकली जिसे आप छू सकते हो, वो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। लेकिन जब वही पेपर आप ऑनलाइन अपना रिज्यूम भेजते हो कहीं पे ऑनलाइन, जो फिजिकली नहीं डाटा के रूप में जाएगा, तो वो डॉक्यूमेंटेशन है आपका, ये फ़र्क है। लाइसेंस सही है, ये वाला, ये नाउन है। अगर आप सोच रहे हो सर मैंने लाइसेंस ये वाला देखा है, ये वर्ब है इस वाला, दोनों सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये गलत थी और यही आंसर है इसका हमारा, क्योंकि हमसे पूछा था बच्चों कौन सा गलत। क्वेश्चन नंबर 9, रिटार्ड की हिंदी होती है धीमा करना, किसी की प्रोग्रेस को, किसी काम में जो प्रोग्रेस थी उसे धीमा कर देना। सिनोनियम क्या बनेंगे इसके? तो सिनोनियम हो जाएगा डिले, सिनोनियम हो जाएगा स्लो डाउन, सिनोनियम बन जाएगा डिसेलेरेट,
शायद पहले भी इसकी बात कर चुका हूँ मैं, कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन दोबारा आया करे तो नोट करा करो आप। हैम्पर भी हो सकता है, हिंडर भी हो सकता है, बाधा डालना। लेकिन हमसे जो पूछा है एंटोनियम पूछा है, तो हम लगाएंगे एक्सेलरेट, ये होता है बढ़ाना। एक सिनोनियम और देता हूँ इसका मैं, इसका भी एंटोनियम रहेगा वो एक्सपीडाइट। ध्यान रखना इसका सिनोनियम है, इसका बढ़ाना होता है, एक्सपीडाइट कर देना। ये आप जानते हैं इसका सिनोनियम था, स्टॉप रोकना होता, बैन बैन लगाना होता। तो ये हमारे आंसर रहे धीमा करना, रिटार्ड, एंटोनियम हो गया एक्सेलरेट। क्वेश्चन नंबर 10, आई नेवर कंसिडर्ड हिम, मैंने उसके बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, टू बी ए पर्सन, ऐसा व्यक्ति होगा, हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस। इसका ध्यान रखो बच्चों, देखो गो बैक ऑन वंस प्रॉमिस, अपने वादे से पीछे हट जाना। तो मैंने उसके बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो ऐसा इंसान होगा जो अपने वादे से पीछे हटेगा। एंड देन, और फिर डू नॉट इवन अपोलोजाइज, और फिर माफ़ी मांगना, और फिर माफ़ी भी नहीं। अब आप देखें ज़रा, यहाँ पे घटना चल रही है, पास्ट में डिड है, वुड में भी, लेकिन यहाँ तो डू है ना, इसे काट के आप डिड कर दो, 1 नंबर मिल जाएगा। टेंस की गलती थी हमारी ये, तो ये बन जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा इंसान होगा जो अपने वादे से पीछे हटेगा और उसके बाद माफ़ी भी नहीं मांगेगा। आंसर डी पार्ट में है, और डी कहाँ है हमारा, ये, इसे देखा करो आगे क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देयर फॉल्ट्स आर ब्लैंक बाय देयर मास्टर्स। सबसे पहले आप विंक जो है इसका मतलब समझो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों, ये जो मैंने करा काम अभी, ये विंक आंख मारना होता है। आप समझदार हो, समझाने के लिए ही करा है मैंने। तो विंक जो है हमारा, ये हमारा आंख मारने के लिए आता है, आंख मारना, पलक झपकना, विंक। इसका एक मीनिंग और है बच्चों, चमकना भी होता है। तो इसके सिनोनियम दे रहा हूं मैं आपको, शाइन। कुछ नहीं पता कहां से कौन सा शब्द आ जाए, शाइन हो या ग्लिटर भी हो सकता है इसका सिनोनियम। ठीक है, तो एक तो हो गया विंक, ये हो गया, ठीक है, आंख मारना। ऐसे मान लो या ऐसे मान लो, कैसे भी कर लो, आंख मान ली एक तरीके से। तो ये होता है बच्चों, अच्छा ये भी विंक होता, ये भी विंक ही है, ऐसा नहीं कि ये और ये भी विंक है, ठीक है ना। आप बड़ा एंजॉय कर रहे हो इसे, कोई बात नहीं, करो। फिलहाल हम तो अपना काम करके आगे बढ़ जाएंगे। हमारा मकसद ही यही, हंसते रहो, हंसाते रहो, नॉलेज बढ़ाते रहो, और बच्चे जहाँ जाना चाहते हैं उनको वहाँ पहुँचने में 99% बच्चों का योगदान, 1% अजीम सर भी अपना योगदान निभा दे, इसी में लगे रहते हैं बस हम। तो देयर फॉल्ट्स आर, अभी तक आंसर तो आया नहीं है। अब बच्चों विंक आफ्टर का तो हमें कोई मीनिंग है नहीं ना, आप सोचो उसके बारे में, ठीक है ना। विंक आउट को भी हमें नहीं सोचना, लेकिन इसका मीनिंग जरूर जानने आप। ये होता है बच्चों इग्नोर। देयर फॉल्ट्स आर ब्लैंक या ओवरलुक। तो विंक एट का मतलब होता है नजरअंदाज कर देना, हल्के में लेना। अब इसके दोनों ही मीनिंग है। अगर आप किसी व्यक्ति को विंक एट करते हो तो वहां आपकी गलती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उसे इग्नोर क्यों कर रहे हो, आपका साथी है वो। लेकिन इसका एक मीनिंग और है, गलतियों को भी विंक एट करते हैं, वो अच्छी चीज है। किसी ने गलती करी, आपने नजरअंदाज कर दी। तो विंक एट के 2 मीनिंग है, लोगों को भी नजरअंदाज करना, गलतियों को भी भूल जाना, चलो छोड़ो। तो विंक एट इसका आंसर रहेगा। उनकी गलतियां उनके मालिकों के द्वारा नजरअंदाज कर दी जाती है। बहुत बढ़िया शब्द है ये विंक एट, आप ध्यान रखें इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शुरू में आते हैं, फिर ब्लैंक है, द रेनफॉल वाज। इसका मीनिंग पता है आपको एडक्विट का? ये तो पेपर में खूब आता है, खूब जिसे बोलते हैं पर्याप्त। इसके सिनोनियम नहीं लिखे तो फिर क्या लिखा आपने? इसके सिनोनियम है बच्चों प्लेंटीफुल। ये तो ऐसे है कि एसएससी के पुराने पैटर्न जो है इसी पे चलते थे सारे, इसी पे जॉब लगी हुई बहुत सारे बच्चों की, ऐसे सिनोनियम है ये। एडक्विट का सिनोनियम होगा प्लेंटीफुल, एक हो गया एबंडेंट, लग्जरिएंट, प्लेथोरा, सब सिनोनियम एक दूसरे के ही। अच्छा, अगर इसके एंटोनियम की बात करूं मैं, एंटोनियम, ये सब सिनोनियम थे जितने भी हैं। अब एंटोनियम का पॉजिटिव बन जाएगा कमी, या स्कार्सिटी बन जाएगा। चलिए इसे रोक देते हैं, ठीक। अब वापस आते हैं, तो बता रहे हैं कि जो रेनफॉल, जो बारिश हुई है इस साल, वो काफी हुई है, पर्याप्त हुई है। द मैंगो ट्रीज स्टिल डिड नॉट प्रोड्यूस ए हाई यील्ड। यील्ड का मतलब होता है उत्पादन।
प्रोड्यूस सिनोनियम भी होता है इसका, यील्ड का सिनोनियम प्रोड्यूस, ध्यान रखना इसका। आत्मसमर्पण करना भी होता है यील्ड, हिम्मत हार जाना। फिलहाल उसे छोड़ो, आप ये देखो जरा। तो बच्चों एक तरफ बताना है कि बारिश बहुत ज्यादा हुई है इस साल, और बताना है कि आम के पेड़ों ने ज्यादा उत्पादन नहीं दिया। देखो बच्चों, एडक्विट अच्छे मीनिंग में होता, अगर यहाँ होता एक्सेस, अधिकता में, तो फसल खराब होती। फिर एडक्विट एक पॉजिटिव मीनिंग है। अगर आपको किसी जगह ऐसा लगे कि खाने की चीजें काफी थी, आपको लगे कि नॉलेज काफी थी उसके पास में, मतलब आप कहना चाहते हैं काफी था यार, बढ़िया था, जितना होना चाहिए, वो एडक्विट में आएगा। इसका ध्यान रखना, एक्सेसिव में नहीं आएगा। एक्सेसिव होता जरूरत से ज्यादा, लेकिन एडक्विट होता पर्याप्त, मतलब कह सकते हैं आप कि जितना चाहिए उतना। तो बच्चों बारिश तो इतनी ही हुई थी जितनी चाहिए थी, पर्याप्त थी, लेकिन फिर भी आम के पेड़ों ने ज्यादा उत्पादन नहीं दिया। ऑल्दो, हालांकि बारिश तो काफी हुई थी लेकिन उत्पादन सही नहीं हुआ। तो एडक्विट का गलत मीनिंग ना निकालें, एडक्विट जितना चाहिए इतना, आंसर ये होगा। ये नहीं आएगा क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। इसके बाद में बच्चों ध्यान रखना, क्लोज नहीं बनता, इसके बाद भी क्लोज नहीं बनता। बात आती है सर इंस्पाइट ऑफ, कब आता दिखाऊं आपको मैं? इंस्पाइट ऑफ आता बच्चों, आप थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि हमारे पास ये लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना, और ये होता एडक्विट रेनफॉल। समझ लो इसे आप, वो हट गया, क्लोज हट गया वहां से, हेल्पिंग वगैरह सब हट गई। तो शुरू में ब्लैंक को लिखा हुआ एडक्विट रेनफॉल दिस ईयर, ये आंसर आएगा। पर्याप्त बारिश के बावजूद, अब नाउन बनेगा हमारा आगे वाला, तो ये बनेगा हमारा, ठीक है। लेकिन अगर क्लोज है हमारे पास जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये क्लोज होता, और जब तक क्लोज है इसकी कोई जरूरत है ही नहीं वहां पे, ना इसकी जरूरत है। सिंस की बात करें तो चूंकि होता, ये मीनिंग साफ साफ दिखाता। अगर यह उत्पादन बहुत बढ़िया हुआ होता तो सिंस आता। तो बच्चों बारिश काफी हुई थी लेकिन इतना उत्पादन नहीं मिल पाया, ऑल दो आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एसे। ये एसे नहीं निबंध होता, वो ये ऐसे है। इसका मतलब होता है बच्चों जांचना या मूल्यांकन करना, जांचना या मूल्यांकन करना। तो इसका सिनोनियम जो बनेगा हमारे लिए बच्चों, वो बनेगा इवेलुएट। नाउन भी बन सकता है इवेलुएशन, या बनेगा असेसमेंट, या बनेगा ट्रायल, या बनेगा एनालिसिस। इसका मतलब ये तो होता, सिनोनियम पूछा आंसर बन जाएगा ये हमला करना होता है। इसका सिनोनियम दिखाऊं आपको, एक इन्वेड, ये हमला करना होता है। दोनों की बात करें अगर सर दोनों में क्या फर्क है, तो जब किसी राज्य पर, किसी देश पर हमला किया जाता है, स्थान पर, तो इन्वेड ज्यादा बढ़िया होता। अटैक लगा सकते हैं, कोई गलती नहीं है, लेकिन प्रीफर करना हो तो इन्वेड करना। और डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट पे हमला करना, किसी जानवर पे, किसी व्यक्ति पे, उसकी आत्मसम्मान पे, तो ये अटैक होता। लेकिन जगह जो होती है जिस पे कब्जा करना है आपको, उस पर इन्वेड करते हैं। पुराने टाइम में इन्वेजन होते थे, इन्वेजन, एक दूसरे के राज्य पे हमले। तो ये इसका सिनोनियम है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। रैम्पेंट तो आप जानते हैं क्या होता, ये होता बच्चों अनियंत्रित। अब ये अनियंत्रित किस सेंस में है, इसका मतलब होता, सॉरी, अनियंत्रित, इसका मतलब किस सेंस में है, इसका मतलब होता है हिंसक, मतलब कब्जे में नहीं आता लोगों के। ये इसके लिए सिनोनियम बनेगा बच्चों अनब्राइडल्ड। अनब्राइडल्ड, ब्राइडल होती है लगाम, अन होकर जिस पर लगाम न लग सकती हो, सिनोनियम चल रहा है इसके ये। फिर आता है बच्चों अनकंट्रोल्ड, या आता है राउडी, राउडी राठौर पहले भी आया था ये इसके सिनोनियम है। अगर एक सिनोनियम और दे दो तो गलत बात नहीं होगी। अनरिस्ट्रेंड, रिस्ट्रेन का मतलब होता है सीमा में बांध देना, कि इससे आगे नहीं जाना है। तो हमें एंटोनियम बताना, तो एंटोनियम तो यही होगा इसका। हेल्दी होता, स्वस्थ, स्टाइलिश होता, बढ़िया। फ्यूरियस होता बच्चों हिंसक, सिनोनियम है इसका ये। अच्छा, इसके अगर सिनोनियम की बात करूं मैं, तो इसका सिनोनियम ये भी बन जाएगा फियर्स, ठीक है, फ्यूरियस का। अच्छा, एक और बन जाएगा इनफ्यूरिएटेड। फ्यूरी जो है ना, इसमें फ्यूरी वो गुस्सा होता है, जो फ्यूरी है हमारा वो क्या होता है बच्चों, गुस्सा, एंगर। तो एक शब्द और आता है एनरेज्ड,
ये भी इसी में आता। तो ये होता है बहुत गुस्से में, बहुत गुस्से में, बहुत गुस्से में, हिंसक। फिलहाल 14 का आंसर जो है हमारा वो सी है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोलिफिक, ये तो बहुत बढ़िया शब्द है, उपजाऊ, जिसमें उत्पादन बढ़िया होता है। सिनोनियम चाहते हैं अगर आप तो सबसे पहले लगाएंगे इसका सबसे बढ़िया सिनोनियम प्रोडक्टिव या फर्टाइल या क्रिएटिव, या इसका बन जाएगा बच्चों आपके लिए प्रोडक्टिव, फर्टाइल, क्रिएटिव। एक आंसर इसका आप दोगे, कमेंट में करेंगे आप कि सर इसका एक सिनोनियम ये भी हो सकता है, ठीक है ना। मैं और लिख दूंगा, एक जो मेरे दिमाग में आ रहा मैं चाह रहा हूँ आप लिखो वो। तो प्रोडक्टिव, फर्टाइल, क्रिएटिव बहुत सारे हो सकते हैं। फिलहाल अगर एंटोनियम की बात करें तो बंजर बन जाएगा। इसके अगर आप और सिनोनियम चाहते हो तो इसका एक सिनोनियम बनता है बच्चों अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, या इसका एक सिनोनियम यूजलेस भी बन जाएगा। इन दोनों का यूज भी सीख लो जरा आप, ये एंटोनियम है एक दूसरे के। देखो कोई महिला अगर किसी बच्चे को जन्म ना दे पाए, जिसे बांझ बोलते हैं, तो वो बेरन होती है क्योंकि वो पैदा नहीं कर पा रही बच्चे। इसका उल्टा, अगर बच्चे ज्यादा पैदा कर सकती हो, फर्टिलिटी रेट बढ़िया है उसका, तो उसे बोलते हैं फर्टाइल। दूसरी बात, अगर जमीन बंजर है तो बेरन, और जमीन पे खेती की जा सकती तो फर्टाइल। लास्ट बात, अगर किसी के दिमाग में नए नए विचार आते हैं, नई नई चीजें सोचता है, वो क्रिएटिव है बहुत ज्यादा, तो उसे बोलेंगे फर्टाइल माइंड है उसका। जैसे बिरबल का था पुराने टाइम में, बिरबल नई नई बातें सोचता रहता था, अब भी हो सकता है किसी का। तो ये हमारा हो गया इस तरीके से। रेकलेस होता है लापरवाह, तो इसका सिनोनियम जो बन जाएगा केयरलेस। प्रोफाउंड की बात करेंगे तो गहन होता, यानी कि जिसे बहुत नॉलेज हो, उसे बोलते हैं लर्नड, यानी कि विद्वान। इसका एक सिनोनियम डीप भी बन जाएगा, डीप, गहरा, जिसे बहुत ज्यादा नॉलेज हो। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड द नेचर ऑफ द जॉब अर्लियर, अगर मुझे पहले इस जॉब के बारे में इसकी प्रकृति पता चल गई होती, आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट, मैं इसे स्वीकार नहीं करता, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। तो आप जानते हैं जब आगे हमारा वुड हैव थर्ड फॉर्म होती है तो इफ वाले क्लोज में होता है फिर हैड थर्ड फॉर्म, या तो ये हो, या फिर होगा बच्चों हैड शुरू में सब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म। तो हमारे पास इफ और हैड थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पैसिव वो इसमें है। ये रियलाइज हम अपने आप करते हैं, ठीक है, हमें हो जाता है रियलाइज। कभी पैसिव कर दो आप इसका, रियलाइज का काम पैसिव में मत करना। इसका चौथा मतलब पहला आंसर है ये, ऑप्शन पहला है ये, ठीक है, 2 के 100 हो गया। तो इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड द नेचर, तो बन जाएगा हैड आई रियलाइज्ड, इसे हटा दो आप यहाँ से और यहाँ लगा दो आप हैड आई। या क्या बन सकता था, या बन सकता इफ आई हैड, ये आता आंसर। आप जानते हैं कि इफ ना हो करके शुरू में हैड, शुड, वर आते हैं, बताया होगा मैंने। आंसर इसका पहला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द हेडमास्टर लुक्ड एट द बॉय मोर क्लोजली, जो हेडमास्टर था उसने बच्चे को बड़े ध्यान से बारीकी से देखा। अब जब उन्होंने देखा तो बच्चों यही तो आएगा ना पहले, ही नोटिस्ड द स्ट्रेंज मिक्सचर ऑफ क्लॉथ्स दैट ही वॉर, उन्होंने उसके शरीर पे जो अलग अलग तरीके के कपड़े थे, जो मिक्सचर था, कुछ अलग था कुछ अलग, उसको ध्यान से देखा, नोटिस किया। तो क्यू से आंसर करेंगे तो हमारा आंसर सी हो गया। आप चाहो तो इसके और आगे बढ़ा लो, मेरा तो आंसर सी हो गया। पी बनाएंगे इसके बाद में फिर, ऑल्दो ही मस्ट हैव बीन अबाउट 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग, हालांकि वो लगभग 18 साल का रहा होगा, लेकिन फिर भी वो बच्चों के कपड़े पहन रहा था। देखो यहाँ पे ऑल्दो क्यों लगाया है, कितने साल का, 18 साल का, लेकिन कपड़े कौन से पहन रहा है, चाइल्ड के। तो ऑल्दो का यूज सही करा, ऑल्दो का यूज होता है इसी जगह जब बातें कॉन्ट्रास्ट में हो। फिर इसके बाद आएंगे एस पे, इट वॉज अमेजिंगली शॉर्ट इन द आर्म्स एंड लेग्स, छोटा बता रहा है ना, छोटा बताएंगे तब जब बच्चा बता देंगे, पहले बच्चों के कपड़े पहने हुए था, तो भुजाओं पे, पैरों पे सब छोटे थे वो कपड़े। एंड येट वाइड एनफ फॉर हिज थिन बॉडी, लेकिन फिर भी उसके पतले शरीर के लिए वो काफी बड़े थे। फिर याद आएगा, हिज शूज वर टू ब्रोकन एंड ओल्ड इवन फॉर ए बेगर, और उसके जूते इतने ज्यादा टूटे और फटे हुए थे कि जैसे भिखारी के हों। बिसाइड्स वन ऑफ हिज फीट हैड बीन हर्ट, इसके अलावा उसके पैर में चोट भी लगी थी। आंसर हो गया बच्चों सी। फिर आगे बढ़ते हैं, अब्राहम वेंट टू द ग्रेट स्लेव मार्केट इन न्यू ऑर्लियंस, अब्राहम जो था वो एक गुलामों के बाजार गया
न्यू ऑरलियंस में। अब बच्चों ये बात आते हैं कि जो इसके बाद आंसर आएगा हमारा वो शुरू होगा द स्लेव्स वर और ऑक्शन्ड लाइक कैटल देयर। मेरी नज़रों में तो ये आना चाहिए। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा द साइट ऑफ दीज मिजरेबल ह्यूमन बींग्स मेड हिम वेरी सैड। क्यू आर ये आ गया हमारा। तो बता रहे हैं बच्चों कि जब वो गुलाम जहाँ बिकते थे, इंसानों को गुलाम बिकते थे पुराने टाइम में, जब वहाँ पहुँचा अब्राहम तो देखा उसने वहाँ बोली लगाई जाती है इंसानों की जानवरों की तरह। इस दृश्य ने उसे अंदर तक, यहाँ पे जो सैड है बच्चों वो ये वाला सैड है, कर लेना ठीक है। थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, अभी बच्चा नया नया टाइप कर रहा तो उसको आप इग्नोर कर दे करो। तो वहाँ की जो दयनीय स्थिति थी इंसानों की उसने उसे दुखी कर दिया। इसके बाद बच्चों क्या आएगा, उस दिन से आगे उसने सब जितने भी गुलामी वाले बाजार थे, व्यापार थे, सबसे नफरत करनी शुरू कर दी और उसने ये फैसला कर लिया कि मैं इन सबको ख़त्म कर दूंगा। अबॉलिश इसी के लिए होता है बच्चों। एक होता है डिमोलिश। अगर आपको लगता है किसी का घर गिरा दिया गया है, जैसे यूपी में जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, जब वो किसी भी गलत काम में पाते हैं तो बुलडोजर चलवा के उसका घर गिरवा देते हैं। तो बुलडोजर जब चलता है तो वो घर डिमोलिश हो रहा होता है, उसे डिमोलिश कर दिया गया है, ठीक है ना। तूफान, अगर कोई भूकंप आ जाए उसमें बिल्डिंगें गिर जाए तो डिमोलिश हो जाती है। तो डिमोलिश स्ट्रक्चर का गिरना, लेकिन एबोलिश होता है किसी गलत प्रथा का समाज से समाप्त हो जाना, उन्मूलन होना। ये उन्मूलन करना है, ये गिराना ढाना है। तो आंसर जो है हमारा वो पहला बन जाएगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट, ए फिजिशियन हु स्पेशलाइजेज इन डिजीजेज ऑफ स्किन। आंसर हो गया डर्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा, ये कौन होता है? ये होता है जो डिलीवर करता है बच्चे, यानी कि ऐसा डॉक्टर जो डिलीवरी करते हो बेबीज की। और बच्चों इसका मतलब एक और है, लुक आफ्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब आपके परिवार में यह शादी हो जाएगी, जब आप लड़के लड़की जो भी हैं सबको इस दिन का सामना करना होता। जब लड़कियां प्रेग्नेंट, मतलब उनके जो हस्बैंड होंगे उन्हें लेकर के जाएंगे डॉक्टर के पास में प्रेगनेंसी के दौरान, वो डॉक्टर जो होंगी। अच्छा, गाइनकोलॉजिस्ट भी होते हैं। गाइनकोलॉजिस्ट होते हैं महिलाओं के जो कुछ अपने खास परेशानियां होती हैं महिलाओं संबंधी, तो उसको जो दिखाएंगे वो गाइनकोलॉजिस्ट देखेगा। लेकिन जब प्रेग्नेंट हो जाएंगे तो वो जो महिला होगी वो ऑब्स्टेट्रिशियन होगी। ये लड़का भी हो सकता है कोई देखने वाला, ठीक है ना। तो ये हो गया उसके लिए ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है। डर्मेटोलॉजी होगी स्किन के लिए, ये होता है हार्ट के लिए, जो दिल की बीमारियां होती हैं। और बच्चों किसी के लिए नहीं होता क्योंकि नन ऑफ दीज है। आंसर 19 का जो है हमारा वो दूसरा बन जाएगा। योर बिहेवियर इज सिंपली बियॉन्ड द पेल। बच्चों बियॉन्ड द पेपर, पेल का मतलब होता है कॉमन स्टैंडर्ड जो होते हैं, सामान्य से, जो मतलब नॉर्मल सी बातें होती हैं, से बाहर, या अस्वीकार्य, यानी कि किसी का व्यवहार ऐसा नॉर्मल करता ही नहीं वो व्यवहार। तो बच्चों अगर आप देखें इसमें तो ये आएगा आउटसाइड कॉमनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। इसका एक मतलब और है अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। आप ये भी कर सकते हैं अनएक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड, ये भी इसका आंसर है। तो बियॉन्ड द पेल का मतलब होता है ऐसा व्यवहार जिसे स्वीकारा नहीं जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, ही इज एज दाफ्ट एज ब्रश। ये तो एक सिनोनियम में बहुत आसान सा, ये होता है बहुत मूर्ख। ये शायद मैं पहले भी करवा चुका हूँ आपको। जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं ले आता हूँ। सिली के बदले में फुलिश भी आ सकता है, रियली फुलिश या रियली सिली। फिर आते हैं शी नोज मी वेरी वेल। इंपॉर्टेंट एक्टिव पैसिव है। ये ध्यान रखें बच्चे, हम ये जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपने लिए बाई लेता है, लेकिन नो अपने साथ में जब ऑब्जेक्ट आएगा बाई नहीं लेती है, टू लेती है। ध्यान रखना इसका। ये आंसर आपका गलत हो गया, इसका खास ख्याल रखें आप। नो अपने बाद में क्या लेती है? टू, यानी कि आंसर कौन सा हो गया? पहला। इसमें वाज गलत क्योंकि डस था, इसमें वो मी हलाना था आपको, ये गलत लिख दिया बच्चे ने, ठीक है ना। तो शी नोज मी वेरी वेल, तो आंसर बनेगा आई एम नॉन टू हर। ध्यान रखना इसका टू आती है इसमें। अच्छा, यहाँ पे शी का शी रोक दिया, गलत बात है ये। तो आंसर हमारा ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर है पहला। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द डॉक्टर सेड टू हिज को स्टार सरिता विल यू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव में सेड टू गलत, रिक्वेस्ट से गलत, टोल्ड गलत। बाकी चेक कर लेना आप, आंसर ये रहेगा। बाकी कोई गलती इसके अंदर नहीं है। सिंपल भी बना दिया, वुड भी कर दिया, सब कुछ बढ़िया है। इसमें यही गलती सेड टू क्यों लगा रहा है? इंट्रोगेटिव में सेड टू नहीं आता बच्चों। एक बार को असर्टिव में वापस आ सकता है ऐसी, लेकिन ऐसे नहीं होता। आंसर तीसरा है इसका नरेशन में। क्वेश्चन नंबर 24, द बीज नीज। इसका मतलब होता है बहुत शानदार, बहुत शानदार।
दुनिया से हटकर। एक सिनोनियम तो इसका होता है बच्चों आउटस्टैंडिंग, कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बहुत शानदार परफॉर्मेंस, तो आउटस्टैंडिंग। और एक सिनोनियम इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होता है, ये दोनों भी एक दूसरे के सिनोनियम है। बाकी में इसमें कोई इतना प्रॉब्लमेटिक होता है समस्या संबंधी, फुलिश मूर्ख होता है, ऑब्जर्वेंट होता है जो ऑब्जर्व करता है चीजों को। टू थ्रो ए फिट, इसमें एक ये भी आ सकता है टू हैव ए फिट, ये भी एक ईडियम है, दोनों का मीनिंग सेम है। टू थ्रो ए फिट, टू हैव ए फिट का मतलब होता है गुस्सा दिखाना, नाराजगी दिखाना। चलिए बच्चों, इससे आगे की बातें बाद में होंगी। मॉक टेस्ट लगाते जाओ, स्कोर बढ़ाते जाओ, क्वेश्चन सारे वो देंगे जो पेपर में आपके काम आएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड चल रहा है, ओरिएंट मतलब होता है रिलेटेड, एग्जाम ओरिएंटेड चल रहा सारे का सारा। एंजॉय करें, बाकी बातें बाद में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।